नमस्कार दोस्तों। कोई मुसलमान अपने धर्म या समाज की बेहतरी और विकास के लिए कोई चीज़ दान करता है। दान की गई वह संपत्ति वक्फ कहलाती है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं दान करना चाहता हूँ, तो मैं वकीफ़ हुआ। जो संपत्ति दान करना चाहता हूँ वह औकाफ कही जाती है, और जब मैंने दान कर दिया तो वह संपत्ति वक्फ हो गई। एक बार कोई भी जायदाद वक्फ हो गई तो फिर लौट नहीं सकती, क्योंकि वह खुदा के नाम हो जाती है और खुदा लौटा नहीं सकता। आज़ाद हिंदुस्तान में वक्फ का जिक्र 1954 में आया, जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संपत्तियों जो मुसलमानों की थी, मस्जिदों, मज़ारों, कब्रगाहों और ज़मीनों की देखरेख, उनसे जुड़े विवाद के लिए एक कानूनी व्यवस्था बनानी चाहिए। इसका कारण मूलतः यह था कि बंटवारे के बाद बड़ी तादाद में मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए। उनके घर, खेत, मस्जिदें, कब्रगाहें वगैरह वगैरह सब यहीं रह गए। उन सब की देख रेख के लिए कानून के जरिए एक संस्था बनाई गई, जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। वक्फ एक्ट 1954 इस नाम से कानून बनाया गया, जिसके जरिए उस तरह की संपत्तियों का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। समय के साथ साथ इसमें संशोधन होते चले गए, जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें महसूस होती रहीं। मसलन संशोधन के जरिए 1965 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। यह वक्फ बोर्ड को मंत्रालय के तहत लाया गया। यह जो परिषद है, केंद्रीय वक्फ परिषद या काउंसिल, यह तमाम वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देती है। 1995 में भी वक्फ एक्ट में बदलाव किया गया और हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। जो आज का कानून है वो वक्फ एक्ट 1995 ही कहा जाता है, क्योंकि बदलाव बहुत सारे हुए। अब जो वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ये समझिए। इसमें एक सर्वे कमिश्नर होता है, वह तमाम संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम आईएएस अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम वकील और मुस्लिम बुद्धिजीवी, इस तरह के लोग वक्फ बोर्ड के मेंबरान होते हैं। अगर कोई मामला ऐसा है जिसकी सुनवाई बोर्ड ने की और आपको मंजूर नहीं, आपको लगता है कि फैसला मेरे खिलाफ है जबकि जितना मुझे चाहिए था, ये संपत्ति मेरी है, तो आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जाएंगे। ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और ट्राइब्यूनल में कौन से लोग शामिल होंगे, इसका फैसला राज्य सरकारें करती हैं। अक्सर राज्य सरकारों की कोशिश ये होती है कि वे वक्फ बोर्ड का जो स्ट्रक्चर तैयार करें और ट्राइब्यूनल का, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम समाज के ही लोग हों। आप यूं मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइब्यूनल, इन दोनों की तासीर और तबीयत कमोबेश एक सी होती है। हिंदुस्तान में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं और एक अनुमान कहता है कि सभी वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं उनसे हर साल 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हासिल होता है। लेकिन वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा, उनके पैसे का आना जाना, यह सब जो है वो बताया नहीं जाता है। अब आप ये जानिए कि अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड हैं, वे क्या ताकत रखते हैं। आज की तारीख में जब तक संशोधन नहीं हो जाता है, वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। अगर बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उसकी अपनी संपत्ति उसको साबित कर पाएं। अक्सर गांव में दस्तावेज, कागज नहीं होते हैं, परंपरा से चीजें चली जाती हैं। दादा हैं, परदादा हैं, बाबूजी हैं, चाचा हैं, हम हैं। वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 के तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की ताकत दी गई। अगर बोर्ड यह मानता है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, तो वो खुद से जांच कर सकता है और वक्फ होने का दावा कर सकता है। अगर बोर्ड के दावे पर आपको आपत्ति है, किसी भी को आपत्ति है, तो आप ये कहते रहे कि मेरी पुश्तों से जमीन है, मेरे पास खतिहान है, लेकिन थोड़ा सा भी इधर हुआ
तो आप ट्रिब्यूनल जाएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सेक्शन 40 की तरह ही एक और सेक्शन है वक्फ एक्ट में, और वो है सेक्शन 85। वो ये कहता है कि इसके फैसले को, यानी कि ट्रिब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, यानी कि समानांतर अदालतें हैं भारत की अदालतों और कानून के बिल्कुल पैरेलल। अब तक वक्फ प्रॉपर्टी की ना तो राज्य, ना केंद्र सरकार और न ही अदालत जांच कर पाती थी, लेकिन नए कानून में संशोधनों के बाद ऐसा हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा संशोधन के बाद, ये जानना जरूरी है, क्योंकि विवाद इसी को लेकर के हो रहा है। नए कानून के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के पास, जो कलेक्टर होता है, उसके दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी, ताकि संपत्ति का इवैल्यूएशन हो सके, उससे कितना रेवेन्यू आता है ये जांचा सके। मार्केट में 400 करोड़ की संपत्ति है तो 400 करोड़, 20,000 रुपये आपका किराया आता है तो 10 दुकानें हैं तो 2 लाख रुपये किराया आता है, फिर आप टैक्स भरिए। संशोधन जो हो रहा है उसमें वक्फ एक्ट की धारा 19 और 14, इसमें बदलाव होंगे। इससे जो केंद्रीय वक्फ परिषद है और राज्य वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आपको नजर आएंगे। महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों में जो वक्फ बोर्ड होते हैं उनमें अब 2 महिला मेंबर होंगी, और केंद्रीय वक्फ काउंसिल जो होती है उसमें भी 2 मेंबर महिलाएं होंगी। पहले यह प्रावधान नहीं था। अभी तक ना तो बोर्ड में और ना काउंसिल में महिलाओं के लिए कोई गुंजाइश थी, बल्कि 2 गैर मुस्लिम लोग भी ट्रिब्यूनल के मेंबर होंगे। तो ट्रिब्यूनल और बोर्ड, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, बल्कि ट्रांसपेरेंट हो रहा है। वक्फ बोर्ड की जो विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से जांच पड़ताल करने का मामला है या उनके सत्यापन का मामला है, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं और बवाल चल रहा है कि ऐसा क्यों। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड या किसी व्यक्ति ने दावा या फिर काउंटर दावा, प्रतिदावा जिसको कहते हैं, वो कर रखा है। जो एक्ट नया होगा संशोधन के बाद, उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए सभी दावों का अनिवार्य और पारदर्शी सत्यापन होगा और जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अब आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अब कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। पहले यह प्रावधान नहीं था। वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट के पास ही हो सकती है नए कानून के जरिए, और ऐसी अपीलों पर फैसले के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो आखिरी होगा और मान्य होगा। अब इन तमाम बदलावों को लेकर के बवाल है, जबकि मुस्लिम समुदाय के बीच ही बहुत बड़ा तबका है जो कहता है ये बदलाव जरूरी हैं, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों के ऊपर कुछ लोग काबिज हुए पड़े हैं। और ये बदलाव जो हैं उनमें 2 बड़े रिकमेंडेशंस की भूमिका है। एक सच्चर आयोग और एक के रहमान खान की अगुवाई वाली जो संसद की संयुक्त समिति बनी थी, उसकी सिफारिश। इन दोनों के जरिए इनमें बदलाव किए गए हैं। सच्चर कमेटी ने क्या कहा था कि वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वक्फ की संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमानों के लिए हो, यह बहुत जरूरी है, लेकिन उस पर जिस तरीके से लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और वहां सब कुछ जो है वो पर्दे के भीतर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। असलियत वक्फ यही है कि बहुत प्रभावशाली लोग, दबंग लोग इन संपत्तियों को, प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वक्फ की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थीं, और 2009 तक बढ़ते बढ़ते वो हो गई 4 लाख एकड़ तक, 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति। और आज की तारीख में 8.5 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन वक्फ की है, और 8,72,292 के आसपास उसके पास रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं अचल। यानी कि महज 13 साल में आप देखें तो वक्फ की जमीन 2 गुनी हो गई। चल संपत्ति 16,713 है, और ये संपत्ति अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड के जरिए कंट्रोल्ड और मैनेज्ड हैं। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे केसेस रखना चाहता हूं जिन केसेस के आधार पर यह कहा जाता है कि भैया वक्फ बोर्ड लगातार जमीनें हथिया रहा है, मनमर्जियां चला रहा है और वो अपना साम्राज्य बढ़ाता चला जा रहा है, सबसे बड़ा जमींदार होता चला जा रहा है।
2022 में तमिलनाडु का जो वक्फ बोर्ड है उसने हिंदुओं के एक बसाए हुए गांव थे, थिरुचेंदुरई नाम था उसका, बोला कि पूरा का पूरा गांव जो है वो हमारा है, वक्फ की संपत्ति है। बेंगलुरु में जो ईदगाह मैदान है 1950 से उस मैदान पर वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये हमारी संपत्ति है। गुजरात में सूरत नगर निगम, उसकी जो बिल्डिंग है उस पर वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये उसकी संपत्ति है, और तर्क ये है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। कोलकाता में आप जाएंगे तो टालीगंज क्लब, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब, और बेंगलुरु में आईटीसी विंडसर होटल, इन सभी पर वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये हमारी संपत्तियां हैं। पटना में जाएंगे आप तो बिहटा के पास एक बस्ती है जिसको कई बार मैंने अपने जरिए ही सामने रखा कि भैया उस बस्ती के लोगों को अचानक से एक पर्ची चली गई कि ये तो वक्फ संपत्ति है, आप मकान खाली कीजिए, जमीन खाली कीजिए, गांव छोड़िए, बस्ती छोड़िए, आप जाइए, जबकि उनके पास पुरखों की जायदाद होने के कागज हैं। दिक्कत यह है कि कहीं भी इस्लामिक कामकाज के लिए कोई जमीन या कोई संपत्ति इस्तेमाल कर ली गई तो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। नए कानून में ऐसा नहीं है। जब तक किसी आदमी ने दान नहीं किया है तब तक संपत्ति नहीं होगी। आज की तारीख में कोई मस्जिद बन गई, कोई मजार बन गई, कोई कब्रगाह बन गई, वो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती। कैसे हो जाएगी? जब तक कोई दान नहीं करेगा या बोर्ड जिन जमीनों पर, संपत्तियों पर दावा कर रहा है उसके लिए उसके पास वाजिब दस्तावेज नहीं है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पहले उसको देखेगा कि वैलिडेट करेगा कि यह संपत्ति आपके दावे के मुताबिक, आपके कागजात के मुताबिक दुरुस्त है भी कि नहीं, या फिर दूसरा आदमी जो कह रहा है कि मेरी संपत्ति इस पर कब्जा हो रहा है उसका दावा मजबूत है। तो अब उस दावेदारी को चेक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। अब आप सिर्फ ट्राइब्यूनल बोर्ड में नहीं जाएंगे बल्कि आप सिविल कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। रास्ता खुल रहा है। ये जो समानांतर एक व्यवस्था चल रही थी वो सल्तनत एक तरह की कैसे चल सकती है? आप कहते हैं कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। मेरे घर के ऊपर, मेरी संपत्ति के ऊपर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि मेरी है, और उसके बाद मैं साबित करता मर जाऊं और वो संपत्ति लेकर के बैठ गया, कानून की नजर में मैं और वक्फ बोर्ड कैसे बराबर है? उसके अदालत में, उसके ट्रिब्यूनल में, उसके बोर्ड के सामने मेरी सुनवाई नहीं होगी और मेरे लिए रास्ता आपने बंद कर रखा हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट का, तो फिर मेरे पास विकल्प क्या बचता है? तो कानून के जरिए मेरे अधिकार और वक्फ बोर्ड के अधिकार का तय होना बहुत जरूरी है। जो लोग तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक वक्फ की इतनी मजबूत संपत्तियों पर, महंगी संपत्तियों के ऊपर लीज के जरिए अपने कब्जे में लेकर के बैठे हुए हैं, आप 90 साल की लीज लिए हुए हैं और 14 रुपये 20 रुपये आप किराया दे रहे हैं, आप वहीं से 10,000 का किराया वसूल रहे हैं, वो पैसा आता है आपके पास तो उसका हिसाब किताब आप नहीं देंगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एक तरह की अंधेरगर्दी है, और आप कहते हैं कि ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, कानून दुरुस्त है। नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर दूसरे धार्मिक समूहों के भीतर भी इसी तरह की व्यवस्था बनाने की मांग उठेगी, जैसा सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है। और इस तरह के बोर्ड कहीं से भी दुरुस्त नहीं है, समाज के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है, और देश की माली हालत, सेहत के लिए भी नहीं है। इसलिए वक्फ कानूनों में जो बदलाव हैं वो बहुत ज़रूरी बदलाव हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोगों के कहने के मुताबिक मैं कह रहा हूं, बड़ा तबका कहता है कि नहीं, ये सुनने की जरूरत नहीं है। आपने अस्पताल बनाया क्या? आपने बच्चों के स्कूल बनाए क्या? आपने किसी गरीब बच्चे की मदद की क्या? स्कॉलरशिप आपने दी है क्या? आपने मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए, उसके विकास के लिए क्या किया है? आपने बस संपत्तियां आपने नाम करवाई हैं, उस वो आप कुछ लोग मिल करके बैठ गए हैं और उसके बाद अपना साम्राज्य चला रहे हैं। आपकी मिल्कियत नहीं है ये। मजहब के नाम पर, मजहब की आड़ में आप अगर अपनी सामंती चलाना चाहते हैं, अपनी मिल्कियत चलाना चाहते हैं, सल्तनत चलाना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। भारत में कानून का राज होना चाहिए, किसी भी धर्म के लोग हों। इस तरीके से अंधेरगर्दी नहीं चल सकती है, मनमर्जियां नहीं चल सकती हैं, और पर्दे के पीछे आप कुछ भी करते रहें, इस तरह का खुला खेल नहीं चल सकता है। और वक्फ बोर्ड में मुझे लगता है कि संशोधन के बाद जो बिल पास होगा और नया कानून बनेगा, वो कानून मुस्लिम समाज, जो बृहत्तर मुस्लिम समाज है, उसकी बेहतरी और उसके हित में होगा, ये उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो कानून है,
आपने 1995 में बदल दिया, आप 2013 में बदल दिया। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव सरकार के दौरान कानून में जो बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों को लेकर के आप बैठे हुए कि नहीं यह तो मेरे लिए है, क्योंकि उन्होंने आपको खुश करने के लिए उलमाओं को, मौलानाओं को, जो मठाधीश हैं मुस्लिम समाज के और जो दबंग लोग हैं, उनको खुश करने के लिए वोट बैंक की खातिर कानून में बदलाव करके आपने एक अलग तरह की व्यवस्था खड़ी कर दी। और आप कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है। अरे वो जो बदलाव हुए थे उसके पहले जो चीजें चल रही थी, क्या वो दुरुस्त नहीं थी? आपको जैसे जैसे खुली छूट मिलती चली गई और आप खुला सांड हो गए, ना बिना नाथ पगा के दौड़ने लगे, तो आपको लगता है कि यह जो खुला है ऐसे ही रहने दो, मुझे तो कंट्रोल मत करो, कानून के सांचे में मुझे मत लाओ, मेरे लिए ठीक नहीं। आपके लिए नहीं है, समाज के लिए, मजहब के लिए, देश के लिए वो ठीक है और जरूरी है। कहीं से भी अधिकारों का हनन नहीं है, मस्जिदों, कब्रगाहों, मदरसों के ऊपर कोई कब्जा नहीं है, बल्कि कानून के जरिए चीजों को सही और गलत रखने और करने का एक वाजिब रास्ता निकाला जा रहा है। और ये बहुत जरूरी है, बहुत पहले से इस बात की मांग उठ रही थी और इसका हो जाना आज की जरूरत तो है ही, वक्त की जरूरत भी है।